बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक और आज हम नया चैप्टर नंबर 5 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन इसके हम करेंगे। फोर्सेस एंड मैटर है चैप्टर का नाम। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज़ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। When it is stretched by hanging some load, its length increases to 100 centimeter. Calculate its extension. यानी एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर और जब उसे स्ट्रेच किया जाता है, उसे खींचा जाता है कोई लोड उसके ऊपर हैंग करके लटका कर, तो उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि 70 से वो 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है उसकी लंबाई लेंथ। तो हमें उसकी एक्सटेंशन बतानी है कि उसमें कि वो खिंचाव जो आया है उसमें वो कितना आया है। तो इसके लिए जनाब फार्मूला है एक्सटेंशन इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेचड स्प्रिंग, यानी कि जो खींचने के बाद जो स्प्रिंग की लेंथ है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद माइनस और फिर ओरिजिनल लेंथ है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेचड स्प्रिंग है 100 और ओरिजिनल लेंथ है 70। दोनों के यूनिट सेम थे, सेंटीमीटर थे, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 100 माइनस 70 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटेंशन। उसके बाद अगला सवाल जो था ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला है। ठीक है, टेबल हमें दिया हुआ है एक 5.2, टेबल 5.2 दिया हुआ है हमें, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड में आगे। शोज़ द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्टिविटी टू स्ट्रेच एन इलास्टिक स्प्रिंग, जिसमें जो है वो एक्टिविटी की गई है, यानी कि एक स्प्रिंग लिया गया है और उसके ऊपर लोड जो है वो हैंग करके डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट जो उनकी वैल्यूज़ थी, तो एक्सटेंशन जो है वो नोट की गई है टेबल के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ, यानी कि टेबल को कंप्लीट भी करना है और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए जनाब, यहाँ पे लोड दिया हुआ है न्यूटन में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डिफरेंट यानी कि वेट्स जो हैं वो उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर हैंग किए गए हैं, लटकाए गए हैं, और फिर उसमें जो चेंज आया है वो नोट किया गया है। यानी कि इनिशियली जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की, वो थी 30 सेंटीमीटर जब उस पर कोई लोड हमने नहीं लटकाया। जब हमने उसके ऊपर लोड लटकाया 1 न्यूटन का तो उसकी लेंथ हो गई 32। जब हमने 2 न्यूटन का लोड हैंग किया तो उसकी लेंथ हो गई 34। तो इस तरह से ये पूरा टेबल जो उन्होंने जनरेट कर दिया है। अब देखिए एक्सटेंशन हमें कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर ये पूरा कॉलम जो है खाली था, बस यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे, देखें 32 माइनस 30 वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे यूज़ किया है एक्सटेंशन का, यानी कि ओरिजिनल लेंथ है 30 और जो यहाँ पे स्ट्रेचड स्प्रिंग की लेंथ है वो ये है 32। तो 32 माइनस 30 ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर 34 माइनस 30 करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। 36 माइनस 30 किया तो 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर सारे हमने कैलकुलेट किए तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें 10 सेंटीमीटर, 11.5, 12 और 13। अब इसका हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। अब देखें आपके हाथ में जो चीज़ आप कंट्रोल कर रहे थे, दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक है लोड और दूसरा है एक्सटेंशन। लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लोड देखें आप कंट्रोल कर रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वैल्यू चाहते वो आप इंसर्ट कर सकते थे, उसके साथ लटका सकते थे स्प्रिंग के साथ। तो यहाँ पे लोड जो है वो कैसी क्वांटिटी होगी, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड कर रही थी इस लोड पर कि जितना आप लोड डालेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो आएगी। तो इस तरह से एक्सटेंशन जो है वो हो गई डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि एक्सटेंशन जो है वो लोड पर डिपेंड कर रही है। तो लोड हम लेंगे जनाब एक्स एक्सिस पर और एक्सटेंशन हम लेंगे वाई एक्सिस पर। तो अब ग्राफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखें ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने लेना था लोड, जो कि मैंने लिख दिया है, लोड और न्यूटन में हम ले रहे हैं ये, और एक्सटेंशन हमने ले ली है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन है एक्सटेंशन और ये हमने वाई एक्सिस पर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इन दोनों का जो डेटा हमें गिवन था वो हमने यहाँ पर जो है सारा प्लॉट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जब 1 न्यूटन था लोड तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी एक्सटेंशन की 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर एक बार। तो ये देखें 0 पर 0 वैल्यू है तो इसलिए वहाँ पे ग्राफ 0 पे ही है, और 1 पे देखें वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर 2 पर वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर की। तो इसी तरह से मैंने सारा ग्राफ जो है प्लॉट कर लिया। देखें 1 पे 2, फिर 2 पे देखें ये 4 आ गई वैल्यू, उसके बाद 3 पर देखें 6 आ रही थी तो 3 पे यहाँ गए हम, और यहाँ पे
जो वाई एक्सिस की वैल्यू है 6 यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। सिमिलरली फिर 4 पर जो है वो 8 आ रही थी वैल्यू, तो ये लगा दिया मैंने। उसके बाद 5 पर देखें वैल्यू आ रही थी हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास थोड़ी वेरिएशन आ रही थी, यानी कि 6 के बाद डायरेक्ट 12 नहीं आ रहा था, 6 पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 11.5, ठीक है। अब क्योंकि देखें यहाँ पे स्केल मैंने नहीं लिखा, तो स्केल यहाँ पे लिखना पड़ता है। मैंने जो नंबरिंग मैंने की है इसके लिए स्केल हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पर जो है वो मैं लार्ज बॉक्स जो है ये वाला, ये एक पूरा लार्ज बॉक्स आपके पास जो ग्राफ पेपर गिवन होता है आप लोगों को जो अवेलेबल होता है ड्रॉ करने के लिए, उसमें लार्ज बॉक्सेस भी होते हैं और साथ ही साथ अंदर उसमें स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो स्केलिंग की है वो मैंने 1 लार्ज बॉक्स इक्वल लिया है एक्स एक्सिस पर 1 न्यूटन के, ठीक है ना। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने 1 लार्ज बॉक्स इक्वल लिया है 2 सेंटीमीटर के, तो ये स्केलिंग हो गई मेरी, ठीक है। तो अब देखें हमें 11.5 अगर यहाँ पे ढूंढना है तो 11.5 जो है वो कितना होगा जनाब, ठीक है। अगर इस बॉक्स को मैं आधा कर दूँ तो ये हो जाएगा 11, और फिर ये 11 से 12 तक का जो हिस्सा है इसको मज़ीद हाफ़ कर दूँ तो ये हो जाएगा 11.5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखें ये यानी कि हाफ़ यहाँ पर होता है जहाँ पे मेरी अभी फिंगर ये आपको नज़र आ रही है, और फिर इन दोनों का जो बीच का हिस्सा है यहाँ जहाँ पे मैंने पर्पल डॉट लगाया ये 11.5 बनेगा। तो इस तरह से मैंने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो है वो डॉट लगा दिया है। उसके बाद देखें जो हमारे पास 7th वैल्यू है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको टेबल अगेन। देखिए 7 पर जो है हमारे पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, ठीक है। तो 7 पर मैंने लगा दिया है, 12 पर बिल्कुल एग्जैक्ट लगा दिया है। उसके बाद देखिए हमारे पास है 8 पर हमारे पास वैल्यू आ रही है वहाँ पर 13, तो इन बिटवीन लगाया है मैंने दोनों बॉक्सेस के, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, हो गया हुई है, लेकिन आपके पास जो स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं तो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हो। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर और ये 5 तक का जो बिहेवियर है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है जो कि हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है यहाँ तक ग्राफ, क्योंकि इलास्टिक लिमिट जो है उसकी क्रॉस नहीं हुई स्प्रिंग की, यानी कि उसकी जो इलास्टिक लिमिट है, हर चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है। जैसे अगर रबर बैंड की मैं बात करूं तो रबर बैंड के ऊपर आप फोर्स लगाते जाएं वो खिंचती जाएगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी आप फोर्स उस पर लगा रहे हो उतना खिंचाव उसमें नहीं आएगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि रबर बैंड टूट जाएगा, यानी कि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर दोबारा से वो अपनी असली हालत में रबर बैंड वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह स्प्रिंग में भी है, तो एक हद तक एक लिमिट तक तो जो है वो शो करता है इस बिहेवियर को कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी जो स्ट्रेच उसमें जो एक्सटेंशन आ रही है वो बढ़ती जाती है और डायरेक्टली बढ़ती है। लेकिन अब देखें इस पॉइंट के बाद जो है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब उसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ पर आके क्रॉस हो गई है। यही वजह है कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है अजीबोगरीब, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। तो यही इस ग्राफ के अंदर हमें जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद देखें अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो F इज़ इक्वल टू के एक्स हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव करके हमें दिया हुआ है इस जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं स्प्रिंग के हवाले से। तो ये हुक्स लॉ है, और F जो होती है वो क्या होती है, फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है, और K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इस फार्मूले के अंदर, और X जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, या एक्सटेंशन कह लें उसको, एक्सटेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि जब हमने स्प्रिंग को लटकाया उस वक्त जो पॉइंटर के ऊपर रीडिंग आ रही होगी, उसकी जो भी लेंथ आ रही होगी वो उसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। अब उस मीन पोजीशन से जो है जब हम लोड उस पर हैंग करेंगे तो उसकी लंबाई में इजाफा होगा, तो वो कहलाएगी उसकी एक्सटेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सही है। तो F इजिकल टू के एक्स हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। डेटा मैंने बना दिया, देखें स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता था, के की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है, स्टिफनेस कहलाती है स्प्रिंग की है, ठीक है, कि स्टिफनेस जो हमारे पास स्प्रिंग है वो कितना नरम है या कितना सख्त है, स्टिफनेस इसको कह रहे होते हैं हम, सही है। तो अगर के की वैल्यू जो है वो देखें, के लिए फार्मूला अगर मैं यहाँ पे ड्राइव कर लूँ, F इजिकल टू के एक्स है ओरिजिनल फार्मूला, ये फोर्स है, और ये जो के है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है ये होता है एक्सटेंशन, सही है, एक्सटेंशन या डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो के लिए अगर फार्मूला अरेंज करेंगे आप तो एफ ऊपर आएगा एक्स नीचे आएगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू जो है लार्ज वैल्यू आ रही है, लार्ज वैल्यू आने का मतलब ये कि फ़ोर्स आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रही है,
ठीक है। तो इसका मतलब स्टिफनेस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग है वो नरम नहीं है बल्कि बहुत सख्त है, उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके खींचना पड़ता है। तो के की ज़्यादा वैल्यू होगी तो स्टिफनेस ज़्यादा होगी, के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, उसकी स्टिफनेस कम होगी। ठीक है, सख्तीपन उसका। अब जो हमारे पास डेटा गिवन था देखें, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। स्प्रिंग कांस्टेंट है के 15 न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस हमें उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एसआई यूनिट में, 0.3 मीटर हो गया। सेंटीमीटर के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो। और प्रीफिक्स के लिहाज से बताऊँ तो सेंटी का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का मतलब यही होता है कि डिवाइडेड बाय आपने 100 करना है। तो एक्सटेंशन पता, स्प्रिंग कांस्टेंट पता, फोर्स निकालनी है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है जो कि बुक में मौजूद है, फिजिकल टू के एक्स स्प्रिंग के केस में। ठीक है, फिजिकल टू के एक्स बनता है, वरना हुक्स लॉ का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो कुछ और है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहा होता है वो, लेकिन जब हम स्प्रिंग पे उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है फिजिकल टू के एक्स। तो दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, के और एक्स की दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई किया इनको, तो रिजल्ट आया हमारे पास 4.5। और क्योंकि फोर्स है तो किसी भी तरह की फोर्स हो, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो, अप्लाइड फोर्स हो, किसी भी तरह की फोर्स, उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो यहाँ पे वही मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखें अगला सवाल उन्होंने पूछा था, राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बता दें। तो स्प्रिंग्स आर इलास्टिक एंड रेजिलियंट। स्प्रिंग जो हैं वो क्या होते हैं, लचकदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं और रेजिलियंट होते हैं। रेजिलियंट होने का मतलब ये है कि जब भी आप इनकी शक्ल को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये वापस अपनी शक्ल को जो है वो बहाल कर लेंगे। ठीक है, यानी आपने उसको दबाया अगर स्प्रिंग को तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा जैसे आप फोर्स रिमूव करेंगे, या अगर उसको खींचोगे तो तब भी वो जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो अपनी असली हालत में वापस आएगा। ठीक है, तो कंडीशन बहरहाल ये होती है कि इलास्टिक लिमिट उसकी क्रॉस ना करें आप, यानी इसको इतना ज़्यादा मत खींच दें कि फिर वो वापस अपनी जगह पे आए ही नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो इसलिए उस लिमिट को आप इलास्टिक लिमिट कहलाती है। वो जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लचकदार चीज़ें होती हैं, उनकी लिमिट होती है जब तक कि वो इस बिहेवियर को कायम रखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आर रिस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। जब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसे वापस अपनी असली हालत में लाने में उसकी मदद करती है। व्हेन इट इज़ डिफॉर्म्ड, ठीक है, जब भी हम उसे डिफॉर्म करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं, विच ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज डिफॉर्मेशन लाइज इन इस इलास्टिक लिमिट। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जो डिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, तो उसको अपोज करती है वो रिस्टोरिंग फोर्स, और ये काम जब तक करती है वो जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। यूज़ द आइडिया ऑफ प्रेशर टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। प्रेशर की बुनियाद पे यानी कि हमने ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव शार्प टीथ। अब देखिए, पहले इन क्वेश्चंस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रेशर क्या होता है, तभी तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले प्रेशर को स्टडी करते हैं। तो देखें प्रेशर क्या होता है, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज़ कॉल्ड प्रेशर। फिज़िक्स की ज़बान में फोर्स में से तो आप नॉर्मली लाइफ में प्रेशर का जो उर्दू तर्जुमा अगर मैं करूँ तो दबाव होता है। ठीक है, और फिज़िक्स की ज़बान में हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि वो फोर्स जो किसी सरफेस पर यूनिट एरिया अगर हम उसका ले लें, वो 1 मीटर पर स्क्वायर भी हो सकता है, वो 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि 1 मुरब्बा मीटर, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर, कुछ भी आप यानी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं एरिया को। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो स्क्वायर मीटर में होगा यकीनन, यूनिट का मतलब होता है 1। तो अगर उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, आप फोर्स आप मुख्तलिफ़ अंदाज में अप्लाई कर सकते हैं, एंगल से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई एंगल बना के भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं फोर्स की, वो कैसी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, यानी कि सरफेस के जो एरिया है उस एरिया के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर जो फोर्स आ रही है वो फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो वो फोर्स जो है जो एक्ट करेगी एरिया पर उसे हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर जो है वो कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। सिंबल प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी से। उसके बाद है एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एसआई यूनिट जो है प्रेशर का वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद फार्मूला देखते हैं, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया,
और पी जो है प्रेशर का सिंबल हो गया, फोर्स के लिए एफ और एरिया के लिए ए हो गया। इसमें यहीं से हमें जो है पता चल जाएगा कि यूनिट क्या होगा। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि फोर्स जो है वो न्यूटन में होगी एसआई यूनिट की बात करें, और एरिया जो है वो एसआई यूनिट में मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसलिए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये इसका एसआई यूनिट है प्रेशर का। इसको जो है एक साइंसदान था पास्कल, तो उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को पास्कल का नाम भी दिया जाता है, यानी कि पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। और पास्कल का सिंबल जब आप यूज़ करेंगे तो कैपिटल का पी होगा और स्मॉल का ए होगा। इसके अलावा अगर पूरा नाम लिखेंगे पास्कल, तो जब यूनिट में किसी साइंटिस्ट का नाम हम लिखते हैं तो उसका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ नहीं करते। ये स्टैंडर्ड है इसका यूनिट लिखने का। उसके बाद देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। तो फार्मूला देख के ना बता सकते हैं आपके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में फोर्स डायरेक्ट रिलेशन है, तो प्रेशर डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और फोर्स में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। और डेफिनेशन में हमने बता दिया है ये बात कि 90 डिग्री के एंगल पर जो फोर्स आ रही होगी उसी की बात करेंगे। और वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मतलब वेक्टर है जो कि कोई एंगल बना रहा हो तो उसके कंपोनेंट्स में जो है हम उसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम निकाल लेंगे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है एरिया। एरिया जो है देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इन्वर्स रिलेशन है इसका। तो प्रेशर डिपेंड्स इन्वर्सली अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। तो जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो एरिया में देखना है कि वो कितना एरिया है, और उस एरिया से इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया अगर हम ज़्यादा कर देंगे, मतलब एरिया अगर ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई, ग्रेटर विल बी द एरिया, लेसर विल बी द प्रेशर। मतलब ये जो आपको बातें बताई हैं अभी तक, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन 5, 6 और 7 का आंसर हमें करना है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा तो नहीं है, मतलब आपके सिलेबस का पार्ट ही है ये भी, लेकिन ये इससे आगे की बातें हैं, मतलब इस टॉपिक से आगे की बातें हैं। तो मैंने यहीं पर सारा डिस्कशन जो है वो कर दिया है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, अब वो तमाम फैक्टर्स जो प्रेशर के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं प्रेशर को, वो तमाम अवामिल। तो यहाँ पे फ्लूइड के केस में मैंने आपको जो है वो बताया है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे। ये तो हमने जनरल बात की है, यहाँ पर ये जनरल बात की है। और अब जो है फ्लूइड के केस में, फ्लूइड क्या होता है, हर वो चीज़ जिसमें बहने की, फ़्लो करने की एबिलिटी हो, जैसे कि एयर या कोई गैस या फिर कोई भी लिक्विड, तो वो कहलाते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड के केस में प्रेशर की जो है कुछ कहानियाँ थोड़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। फ्लूइड के केस में अच्छा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि फ्लूइड के केस में जो है, फ्लूइड जो होते हैं वो अपने प्रेशर को, मतलब जब उन पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली जो है उस प्रेशर को हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पास्कल्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। तो पास्कल लॉ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए वो पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया, लेकिन आपको बता दिया है, ठीक है। अब फ्लूइड के केस में प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली अपॉन द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, यानी जितनी ज़्यादा गहराई होगी, जैसे अगर कोई पानी का टैंक है तो पानी उस टैंक की जितनी ज़्यादा गहराई होगी, तो गहराई में आप जितना नीचे जाएंगे, जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा। सिमिलरली एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, जैसे हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के ऊपर एयर की एक लेयर मौजूद है जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर तक उसकी हाइट होती है, यानी कि ज़मीन के सरफेस के ऊपर 10 किलोमीटर तक जो है ये एक ग़िलाफ़ मौजूद है जहाँ पे एयर जो है मौजूद है। उसके बाहर फिर वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। तो इस एयर का भी जो पार्टिकल्स, इनका भी वज़न है, इनका भी मास है। तो उस मास की वजह से, उनके वज़न की वजह से एक फ़ोर्स जो है हमारी बॉडीज़ के ऊपर जो है अप्लाई हो रही होती है, जिससे हम अगर हम यूनिट एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें उसको, फोर्स को, तो हमें मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़मीन पर, सरफेस पर, सी लेवल पर जो है वो ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप उसको ऊपर जाएंगे, यानी कि हाइट पर चढ़ेंगे, हाइट पर जाने का मतलब ये है कि डेप्थ आप कम कर रहे हैं, तो डेप्थ अगर कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यही वजह है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, कोह पैमा जिन्हें हम कहते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वो फिर सिलेंडर्स जो हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि ईज़िली जो है वो सांस ले सकें, क्योंकि ऊपर जाकर जो है वो फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। तो प्रेशर डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी फ्लूइड की, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर अगर आप प्रेशर देखेंगे तो हर जगह आपको सेम नज़र आएगा। मतलब जैसे आपने 5 मीटर पे
5 मीटर गहराई पर अगर आप नाप रहे हैं प्रेशर तो उस लेवल पर हर जगह आपको सेम नज़र आएगा प्रेशर। फिर अगर आप 10 मीटर की गहराई पर चले गए तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन उस लेवल पर जो है वो बिल्कुल सेम नज़र आएगा आपको प्रेशर। उसके बाद देखें अगला पॉइंट है, प्रेशर डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी में भी डिपेंड करता है। डेंसिटी होती है रेशो ऑफ मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशो जो है ये कहलाता है डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही कम जो है वो प्रेशर होगा। उसके बाद देखें प्रेशर जो है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। अब इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको। तो प्रेशर जो है फ्लूइड के केस में इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा प्रेशर। और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जो है सिंपल होता है रो, ग्रेविटी के लिए जी और डेप्थ के लिए डी। तो P इक्वल टू रो जी डी। ठीक है, पुरानी जो किताब थी उसमें वो हाइट का जिक्र कर रहे होते थे, यहाँ पर उन्होंने करेक्शन कर दी है डेप्थ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। P इक्वल टू रो जी डी जो है ये फार्मूला हो गया हमारा फ्लूइड के केस में। और इससे पहले जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो एक जनरल फार्मूला था, उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अब प्रेशर का ऐसा यूनिट तो मैंने आपको बता दिया। कुछ और भी यूनिट्स हैं प्रेशर के जो इस्तेमाल होते हैं। देखें बार होता है एक तो, इसके अलावा ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, इसके अलावा ये PSI है, ये FPS सिस्टम में जो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जिसे कहते हैं वहाँ उसमें जो है इसका यूनिट होता है प्रेशर का, और इसकी फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। उसके बाद देखें MM ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ HG, ये भी एक यूनिट है इसका। इसके अलावा टॉर भी होता है, वो यहाँ पे लिखना भूल गया मैं लेकिन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक टॉर भी जो है यूनिट होता है प्रेशर का। सही। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रेशर, यानी कि हवा की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारी जिस्म पर, हमारी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है सी लेवल पर, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसे हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 760 टॉर में अगर बात करें तो 760 होगी, MM ऑफ HG में 760 होगी, दोनों बराबर वैल्यूज़ हैं ये। 1 ATM में बात करें तो 1 होगा, और पास्कल में जो कि SI यूनिट है, पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, तो ये होगी वैल्यू 101325। ठीक है, 101325 पास्कल ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। उसके बाद देखें प्रेशर की मेजरमेंट किस डिवाइस से करेंगे। बैरोमीटर जो है पहला इंस्ट्रूमेंट था, जो टॉर्शली उस नाम था साइंटिस्ट का जिसने इन्वेंट किया था। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किया गया था प्रेशर नापने के लिए। उसके बाद एक जो मोस्ट कॉमन है एनेरॉइड बैरोमीटर इस्तेमाल होता है प्रेशर नापने के लिए। अब देखते हैं जनाब, वही जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे उनका 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन देखते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव शार्प टीथ। शार्क मछली और जो मगरमच्छ है क्रोकोडाइल, उसके तेज़ दांत होते हैं। तो इसका रीज़न हमसे पूछ रहे हैं, या किस तरह से मतलब वो हेल्प करता है इन दोनों को। तो शार्क और क्रोकोडाइल दोनों कार्निवोर्स एनिमल हैं, यानी कि वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाकर जो है ज़िंदा रहते हैं। उनके तेज़ दांत होते हैं। शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव शार्प टीथ विथ पॉइंटिंग एंड्स। तो उनके जो दांत हैं वो नोकीले होते हैं। नोकीले होने का फ़ायदा ये है कि उनका एरिया कम हो गया क्योंकि नोकीले हैं। थस द फोर्स अप्लाइड बाय देयर जॉज इज़ कंसनट्रेटेड। तो जो फोर्स अपने जबड़ों से वो अप्लाई करेंगे अपने शिकार को पकड़ने में, तो वो बहुत कम एरिया पर, क्योंकि बिल्कुल नोकीले दांत हैं तो बहुत कम एरिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, तो ईज़िली उनके दांत जो हैं उस शिकार के अंदर गड़ जाएंगे उसके जिस्म में, और फिर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा। तो ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया क्रिएटिंग अ वेरी हाई प्रेशर विच हेल्प्स देम टू कैच, पकड़ने में, उसको ग्रिप करने में, कंट्रोल करने में, काबू करने में अपने शिकार को, एंड बाइट देयर प्रे, प्रे कहते हैं शिकार को, तो उसको काटने में, खाने में मदद करेंगे। एज दे आर कार्निवोर्स डेडली एनिमल्स। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, कैमल्स है वाइड फ्लैटेड फीट। अच्छा, फीट का पूछा था, सॉरी मैंने यहाँ पे टीथ का आंसर दे दिया है जनाब आपको। वाइड फ्लैटेड फीट का पूछा था, सॉरी जनाब, यहाँ बहुत गलती हो गई है। चलें इसको मैं दोबारा से करूँगा, या मैं आपको वर्बली बता देता हूँ इसका आंसर। मुझे लगा टीथ के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने फीट नहीं देखा, तो ये गलती हो गई है जनाब। ठीक है, तो इसका मैं दोबारा से या तो अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है टीथ के हवाले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीट के हवाले से भी क्या आंसर बनेगा। देखिए कैमल जो है वो ज़्यादातर रेगिस्तानों में होते हैं। अब रेगिस्तान में जो हमारे पास रेत होती है, तो रेत जो है वो उसमें जब आप ज़ाहिर सी बात है कदम रखोगे तो आप अंदर धंस जाते हो। तो उसके जो फीट है, जो पाँव हैं उसके, वो फ्लैट होने का मतलब
उसको हेल्प ऐसे करते हैं कि उसका जो वज़न है वो अगर फीट उसके फ्लैट हैं तो एरिया ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, रकबा बढ़ जाएगा उसके जो पाँव हैं, तो पाँव का रकबा बढ़ने की वजह से उसका वज़न जो है ज़्यादा रकबे पर फैल जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसके वज़न की वजह से रेत के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज़्यादा एरिया पर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो धंसने के चांसेस कम है, तो कैमल के जो है धंसने के चांसेस रेत के अंदर कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हेल्प कर रहा होता है। मुझे लगा कि टीथ है तो टीथ के हवाले से यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का मैं दोबारा से आंसर दूसरी जो वीडियो होगी नेक्स्ट उसमें मैं प्रॉपर आंसर उसका अपलोड कर दूंगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ यू वॉक ऑन वुडन फ्लोर वेयरिंग शूज़ विद वेरी नैरो हील्स यू विल डैमेज द फ्लोर। वो कह रहे हैं अगर फ़र्श ऐसा है जो लकड़ी का बना हुआ है और आपने जो जूते पहने हुए हैं, एक दिन खातून ही होंगी वो कोई, तो उसकी हील कैसी है, नैरो है, बहुत पतली हील की उन्होंने जो है वो पहनी हुई हैं शूज़, तो यू विल डैमेज द फ्लोर, यानी कि जो खातून है वो आपका फ्लोर डैमेज कर देंगे। अगर आपने लकड़ी का बनाया हुआ है फ़र्श और आपने किसी खातून को बुला लिया है तो जनाब ये होगा। In case of wearing very narrow heels, the whole body weight will be acting on the very small area, creating great pressure. तो एरिया कम हो जाएगा तो सारा का सारा वेट, अब क्योंकि हील पर एड़ी पर ही आ रहा होता है, तो एड़ी जो है वो हील जो है वो बहुत पॉइंटिंग है, नैरो है, तो एरिया कम हो गया है, तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा फ़र्श के ऊपर। तो जब वो खातून चलेंगी उस फ़र्श के ऊपर जनाब तो वो उसको खुरचते हुए जाएंगी, डैमेज करते हुए जाएंगी, तो चांसेस हैं कि जो फ़र्श है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस लार्ज प्रेशर द फ्लोर कैन बी डैमेज्ड। तो जनाब थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका करेक्ट आंसर अपलोड कर दूंगा। बाकी एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया है, वही आंसर अंग्रेज़ी में लिख के आपको दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज़।